बताओ, सबसे पहले उठते ही तुम क्या देखते हो? अपना कमरा या मोबाइल या सूरज? क्या देखते हो? बताओ, सब लोग अपना मोबाइल ही देखते होंगे ना? टाइम देखते हो? हाँ, मोबाइल ही तो हो गया ना वो। अब सोचो, अगर ये मतलब लाइट ही ना हो तो, अगर प्रकाश ही ना हो तो क्या होगा? देख पाओगे कुछ? आर्टिफिशियल लाइट को छोड़ दो, जैसे ये वाली लाइट है ना, ये तो आर्टिफिशियल है अपनी, मतलब जो ट्यूबलाइट वगैरह चलाते हैं वो तो। अगर आर्टिफिशियल लाइट को छोड़ दो ना, और अगर प्रकाश नहीं हो, लाइट ना हो, तो क्या देख पाओगे चीजें एक दूसरे को? क्या तुम मुझे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। लाइट की वजह से हम देख पाते हैं हर चीज। तो आज लाइट के बारे में देखेंगे हम। जो अपना लेक्चर होगा लाइट के ऊपर होगा, फिजिक्स का लेक्चर है ये। हेडिंग डालो प्रकाश। आज की हेडिंग डालो लाइट, प्रकाश। लाइट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, फोटो। लाइट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? फोटो। फोटो मतलब लाइट होती है, ये लाइट के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो जो लाइट को मापने का यंत्र होता है ना, उसको क्या बोलेंगे? लाइट को मापने का यंत्र। लाइट के लिए वर्ड यूज किया हमने फोटो, तो लाइट को मापने का यंत्र क्या हो गया? फोटोमीटर। फोटो हो गया लाइट, और इसको मापने का मीटर, तो फोटोमीटर। तो ये एग्जाम में पूछते हैं कि लाइट को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फोटोमीटर। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? और एक है ज्योति। ज्योति को किस में मापते हैं हम? एक है ज्योति और दूसरा है ज्योति तीव्रता। एक है ज्योति, दूसरा है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं हम? पढ़ा था नहीं? कैंडेला। ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडेला। और ज्योति को किस में मापते हैं? लक्स। ज्योति को मापने का यंत्र क्या है? लक्स। इसमें मेजर करते हैं ज्योति को, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला। याद रख लेना, ज्योति किससे आती है? लक्स से। तो ज्योति को मापने का यंत्र हो गया लक्स, और ज्योति ऐसा ही सब इसी से मिलता जुलता है ज्योति तीव्रता, उसको मापने का है कैंडेला। 3 पॉइंट हो गया। पहले लाइट को क्या कहते हैं? फोटो। और इसको लाइट को मापने का यंत्र हो गया फोटोमीटर। ज्योति को किस में मेजर करते हैं? लक्स में। और ज्योति तीव्रता को किस में मेजर करते हैं? कैंडेला। अब तीसरा पॉइंट लिख लो, चौथा, तीसरा है चौथा, जो भी चौथा। ये क्या है? अयांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। जो लाइट है ना, प्रकाश, वो अयांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। अयांत्रिक तरंग, नॉन मैकेनिकल वेव। चौथा पॉइंट लिख लो, जो लाइट है ना, प्रकाश, ये अयांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंगे। जितना दिख रहा है उतना देख लो और वैसे समझ लो, तब तक आ जाएगी इनकी। या तो लाइट क्या हो गई? इसको मापने का, लाइट को कहते हैं फोटो, और इसको मापने का यंत्र हो गया फोटोमीटर। वैसे प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी हेल्प से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी हेल्प से हम वस्तुओं को देखते हैं। जैसे अगर मान लो पौधा है, कोई ग्रीन है, तो हमें ग्रीन क्यों दिखाई देता है? वो प्रकाश है ना, जो लाइट है सूर्य की, वो उसके ऊपर गिरती है, और वो मतलब कि ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है, इसकी वजह से ग्रीन दिखता है। जो लाइट होती है वो 7 कलर की होती है ना। तो जैसे पौधे पे गिरी या किसी चीज पे गिरी, तो जो कलर हमें दिखाई देता है वो कलर उसमें से रिफ्लेक्ट होता है। 7 कलर्स में जो कलर रिफ्लेक्ट होगा उसी कलर का हमें दिखाई देगा। जैसे ये अभी ये वाला जो पेन चल रहा है ना, ये इस कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला। तो जो चीज रिफ्लेक्ट करती है उसी कलर का हमें दिखाई देता है। तो लाइट क्या होगी? एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी हेल्प से हम वस्तुओं को देखते हैं।
और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं फोटो। तो लाइट को मापने का जो यंत्र हो गया फोटोमीटर। और दूसरा क्या लिखा था? ज्योति। ज्योति को किस में मेजर करते हैं? लक्स में। ज्योति लक्स से नाती है, ऐसे याद कर लेना उसको। दूसरा हो गया, तीसरा है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता किस में करेंगे? कैंडेला। और ये यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है, नॉन मैकेनिकल वेव। अब नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है? अयांत्रिक तरंगे क्या होती है? तो अयांत्रिक तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जो लाइट होती है वो निर्वात में भी चल सकती है, सघन मीडियम होता है, विरल मीडियम होता है ना, डेंस मीडियम। निर्वात, चलो देखते हैं निर्वात क्या होते हैं। एक है जैसे ये हो गया सघन मीडियम, तो डेंस मीडियम है ना, डेंस। अब चल ही नहीं रहा, एक चल रहा तो वो भी नहीं चल, वो वाला था क्या? एक है डेंस मीडियम, सघन। सघन हो गया मतलब जिसमें तो पार्टिकल्स है एकदम पास पास होते हैं, इस तरीके से। तो पार्टिकल्स है वो एकदम नजदीक होते हैं। दूसरा है विरल मीडियम, उसमें क्या होता है? पार्टिकल्स और दूर दूर होते हैं। जो डेंस मीडियम है ना उसकी तुलना में दूर होते हैं। और एक होता है निर्वात। निर्वात वैक्यूम, इसमें क्या होता है? कोई पार्टिकल्स ही नहीं होते। इस वाले में निर्वात में एक भी पार्टिकल नहीं होता, और डेंस में बस सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, वो एकदम पास पास होते हैं। एक हो गया विरल, जैसे अपनी जो एयर है ना वो किस में आती है? विरल मीडियम में। अब जैसे पानी हो गया या जो भी कोई ठोस चीज होती है वो आती है डेंस मीडियम में। तो जो नॉन मैकेनिकल वेव हो गई जिनके संचरण के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, अयांत्रिक तरंगे। तो लाइट के लिए क्या होता है? किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये निर्वात में भी गमन करता है, डेंस मीडियम में भी चलता है, विरल मीडियम में भी चलता है, सब में गमन करता है। तो जो लाइट आती है पहले निर्वात में से आती है, उसके बाद में आती है डेंस मीडियम में, और यहाँ पे पृथ्वी पे आती है, फिर जैसे एयर में आ गई तो वो विरल हो गया। तो ये वाला लिख नोट कर लिया, अयांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। ये लिख लो, डेंस मीडियम क्या होता है, विरल क्या होता है, निर्वात क्या होता है। डेंस हो गया जिसमें पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं, सघन मीडियम हो गया। विरल हो गया जिसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, और निर्वात हो गया जिसमें एक भी पार्टिकल्स ना हो। सघन जो मीडियम होता है, डेंस मीडियम, इसमें पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं। जैसे कोई ठोस चीज हो गई ना, सॉलिड होता है कुछ, वो क्या होता है? डेंस मीडियम में ही आता है, उसमें पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं ना। जैसे एयर है तो एयर में क्या है? पार्टिकल दूर दूर होते हैं। इसकी अगर कंपेयर करें ना, इसके कंपेरिजन में पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो ये हो गया विरल मीडियम, और एक माध्यम हो गया निर्वात, जिसमें एक भी पार्टिकल नहीं होता। तो नॉन मैकेनिकल वेव या अयांत्रिक तरंगें कौन सी होती है? जिनके संचरण के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती हमें। जैसे अपनी ध्वनि है, अगर जैसे मैं बोल रही हूँ ना, अगर मैं निर्वात में बोलूंगी ना तो तुम लोगों को किसी को सुनाई नहीं देगा। हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते निर्वात में। जो वैक्यूम होता है ना, वहाँ पे एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि जो अपनी जो ध्वनि होती है उसके लिए क्या होता है? मीडियम की जरूरत पड़ती है। बिना मीडियम के जो अपनी आवाज है वो गमन नहीं कर सकती, तो उसके संचरण के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। जबकि लाइट जो होती है उसके संचरण के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ये हो गया नॉन मैकेनिकल वेव। अगर ध्वनि का पूछे तो क्या हो गया? मैकेनिकल, यांत्रिक तरंगे। और ये हो गया अयांत्रिक तरंगे। उतार लिया ये वाला, हटा दूं? अब है 1676 में ओले रोमर। ओले रोमर ओले रोमर ने लाइट की स्पीड बताई कि लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है। कब बताई? 1676 में। लाइट की स्पीड बताई कि किस साल से चलता है, तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओले रोमन ने 1676 में लाइट की स्पीड बताई कि लाइट निर्वात में, ये कौन सा हो गया? निर्वात में है। निर्वात में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है।
ये कुछ फैक्ट है जो तुम लोगों को याद रखने हैं। मतलब बेसिक चीजें हैं, सबको पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं भी पता है ना तो ये चीजें मतलब कि नोट कर लेना, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना ये सारी चीजें यूज होगी वहां पे। दिख रहा है नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को इधर से? तो लाइट की स्पीड कितनी होती है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये किसने बताया? ओले रोमन ने। कब बताया? 1676 में। तो ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसने मतलब कि इसकी लाइट की स्पीड सबसे पहले किसने बताई? ओले रोमन ने। कब बताई? 1676 में। और निर्वात में कितनी होती है इसकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है? सबसे मैक्सिमम स्पीड है इसकी, सबसे मैक्सिमम स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और निर्वात में सबसे ज्यादा स्पीड से चलता है। फिर जैसे मीडियम आता है ना, डेंस मीडियम आ गया, विरल मीडियम आ गया, इसकी स्पीड कम होती जाती है। तो इसकी स्पीड का क्रम भी लिख लो, सबसे ज्यादा है निर्वात में, सबसे ज्यादा स्पीड होती है, और उसके बाद में विरल, फिर हो गया सघन मीडियम। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये हो गया निर्वात या वैक्यूम, फिर आ गया गैस मीडियम, लिक्विड और सॉलिड। तो जो लाइट की स्पीड होती है सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, फिर गैस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। तो ये वाला क्रम भी पूछते हैं, ये ऑर्डर पूछते हैं एग्जाम में कि लाइट की स्पीड का ऑर्डर बताओ। तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, वैक्यूम में, उसके बाद में होती है गैस में, फिर लिक्विड में, सॉलिड में। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इस तरीके से याद रख लेना कि जिसमें सबसे पार्टिकल्स जिसमें सबसे कम होते हैं उसमें स्पीड सबसे ज्यादा होती है। जैसे अगर तुम किसी मतलब रोड पे चल रहे हो, कोई भी स्कूटी या मतलब कार वगैरह कुछ भी चला रहे हो, अगर तुम्हारे सामने कोई भी मतलब ट्रैफिक नहीं है तो तुम क्या होगा, ज्यादा स्पीड से चलाओगे। और अगर जैसे जैसे ट्रैफिक आता जाएगा क्या होगा, तुम्हारी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि टकराने की संभावना ज्यादा होगी ना। तो जैसे जैसे पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल ही नहीं है, यहाँ पे एक अकेला रूम है और तुम्हें इस रूम से मतलब इस कोने से उस कोने तक भागना है, तो अगर यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है तो तुम क्या होगा, पूरी स्पीड से भागोगे। लेकिन जैसे जैसे बीच बीच में लोग आते जाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारी टकराने की संभावना बढ़ती जाएगी ना, तो क्या होगा, थोड़ा धीरे स्पीड में जाओगे। और अगर इतने सारे लोग बैठे हो, पूरा रूम भरा हुआ हो खचाखच, तो क्या होगा, उतनी स्पीड से चल पाओगे? बातें मत करो इधर, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा कि तो बातें क्यों हो रही है? तो इसलिए इसको रटना मत, मतलब इस चीज से कंपेयर कर लेना ऐसे कि जहाँ पे अगर कोई पार्टिकल ही नहीं है वहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा है, तो निर्वात में सबसे ज्यादा है। गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और लिक्विड में थोड़े पास आते हैं, और भी सॉलिड में एकदम पास पास आ जाते हैं। तो ये इसका ऑर्डर है, ऑर्डर याद रख लेना, ये वाला बता लिया तो ठीक है। अब 5वां लिख लो। इसमें जो लाइट है वो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंगे परपेंडिकुलर वेव होती है ना, तो लाइट अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। अब अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? जैसे ये लाइट है, लाइट कैसे गमन कर रही है, ऐसे चल रही है, या कोई वेव है, इस तरीके से वेव इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स है ना, वो इसके जो मतलब लाइट इस डायरेक्शन में मूव हो रही है तो इसके परपेंडिकुलर मूव करे। जो पार्टिकल्स है वो अगर परपेंडिकुलर मूव करे, तरंग संचरण की दिशा के अगर परपेंडिकुलर मूव करे लंबवत, तो वो हो गया अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? जो पार्टिकल्स अगर तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर या लंबवत गति करें तो हो गया अनुप्रस्थ तरंगे। तो लाइट होती है अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण होता है। ये 5वां पॉइंट लिख लो कि लाइट अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण होता है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछेंगे ना उसमें क्या देंगे कि 4 स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बेसिस वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें दे देंगे लाइट का कौन सा गुणधर्म नहीं है, या कौन कौन सी प्रॉपर्टी लाइट की है और कौन सी नहीं है। तो उसमें 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे, उनमें से पूछ लेंगे कि ABC सही है कि ABD जो भी ऑप्शन है वो अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। तो उसमें इसी तरीके के पूछेंगे कि लाइट की स्पीड है, लाइट का मतलब कि अनुप्रस्थ तरंग है कि नॉन मैकेनिकल वेव है, जो भी, तो इस तरीके से 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे और उनमें से पूछेंगे। तो ये वाले जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो सारे लिख लो कि अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है 5वां। और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है वो भी लिख लो कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होता है। अनुप्रस्थ तरंग डाल के मतलब हेडिंग डाल के लिख लो।
अनुप्रस्थ तरंग वो होती है जब पार्टिकल तरंग संचरण के लंबवत दिशा में गति करे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे वो होती है जब पार्टिकल तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करे। पार्टिकल जो कण होते हैं ना इसमें मीडियम में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो उसके तरंग जिस डायरेक्शन में मूव करे उसके परपेंडिकुलर या फिर लंबवत दिशा में गति करे। समझ आ गया ना? जैसे अगर तुम्हारी तरंग इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, ये है इस डायरेक्शन में तुम्हारी मतलब कि ये लाइट जा रही है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? लंबवत, ऐसे होगा ना। तो ये हो गया एक इसके ऊपर, जैसे एक नीचे है ना, तो इस डायरेक्शन में तुम्हारे पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करे और तुम्हारी तरंग इस डायरेक्शन में जाए, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये हो गया अनुप्रस्थ तरंगे। मतलब दो तरीके से गति करती है, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य और एक होती है अनुप्रस्थ। तो लाइट का कौन सा हो गया? अनुप्रस्थ तरंग। और अगर जैसे आगे पढ़ेंगे हम ध्वनि वगैरह ना, तो अपनी जो ध्वनि होती है वो होती है अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल होती है वो। तो अनुदैर्ध्य क्या हो गया? जिसमें पार्टिकल तरंग संचरण की दिशा में गति करे। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में गति करते हैं अनुदैर्ध्य, और अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो अनुप्रस्थ। तो लाइट हो गया अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। ये वाला लिख लो। तो जैसे एग्जाम में पूछा गया है सीईटी में कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? 4 ऑप्शन दे देंगे उसमें, जैसे अलग अलग ऑप्शन दे रखे, आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो और रोमर। तो किसने मापा था? रोमर ने। तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट लिखाए हैं सब में क्वेश्चन बनता है, कहीं से भी इनमें क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट बेसिस आ सकता है या फिर जो भी मतलब अलग अलग देखे उनमें से पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखो, प्रकाश का वेग। एग्जाम्पल लिखो, जैसे आया हुआ है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले कांच में, दूसरा है पानी में, तीसरा है वायु में, चौथा है निर्वात में। तो किसमें सबसे अधिकतम होता है? निर्वात में। ये मतलब सीटी में पूछा गया है। हाँ, जो पहले बताया था ना कि एक ये वाला क्वेश्चन बोला था कि इस लाइट का वेग सबसे पहले किसने मापा था, ये भी सीटी में आया हुआ है। और ये वाला भी आया है कि लाइट का वेग सबसे अधिकतम होता है। अगर इसमें से मैं ऑप्शन चेंज कर दूं अभी यहाँ पे, पहला मान लो कांच, दूसरा पानी, चौथा कुछ और ले लेते हैं। चलो 3 ऑप्शन में से ही बता दो, तुम तो एक अलग कोई ऑप्शन दे देगा। हवा में। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑर्डर देख लेना। अगर निर्वात नहीं दे रखा है ना, उसके अलावा अगर 4 चीज दे रखी हो तो उसमें देख लेना गैस, लिक्विड और सॉलिड। कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी गैस है, कौन सी लिक्विड है, तो वहां से कंपेयर करके मतलब आंसर लगा देना इसका। तो अभी जैसे यहाँ पे ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया। अगर चौथा ऑप्शन और दे देना कोई, तो उनमें से कंपेयर कर लेना तो किसमें आएगा। इजी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, इतने टफ नहीं आएंगे। बस तुम्हें जो फैक्ट है ना वो याद होनी चाहिए उस टाइम। अगर फैक्ट याद नहीं रहेंगे ना तो नहीं कर पाओगे फिर। अब जो प्रकाश है, तो न्यूटन ने क्या बताया, प्रकाश कैसा होता है? कणीय प्रकृति का होते हैं, पार्टिकल्स फॉर्म में होता है। किसने बताया? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने क्या बताया कि प्रकाश कणीय प्रकृति का होते हैं, मतलब पार्टिकल्स फॉर्म में होता है। जो अपनी लाइट है, सबसे पहले लाइट को न्यूटन ने बताया कि कणीय प्रकृति का है, पार्टिकल्स फॉर्म में जो लाइट आ रही है, अपनी प्रकाश आ रहे हैं, वो किसने बताया? न्यूटन ने। और फिर एक दूसरा वैज्ञानिक आया जिसका नाम था हाइगेन, उसने क्या बताया? तरंग प्रकृति। हाइगेन। तो न्यूटन ने क्या बताया? जो लाइट होती है कैसी होती है? कणीय प्रकृति। और हाइगेन ने क्या बताया? तरंग प्रकृति। 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों ने अलग अलग चीजें बताई। ये कह रहा है कि न्यूटन कह रहा है कि कणीय प्रकृति होती है, और जबकि हाइगेन कह रहा है कि तरंग प्रकृति होती है। तरंग और कणीय में समझ आया? एक तो होता है पार्टिकल्स, इस तरीके से
इसमें क्या पार्टिकल्स है, और वेव क्या होती है, इस तरीके से मूव करती रहती है, ऐसे होती है ऐसे। तो जो अपनी लाइट है, न्यूटन कह रहा है इस तरीके से पार्टिकल्स फॉर्म में होती है, मतलब एनर्जी तो है ना एक तरीके से, तो ये एनर्जी में पार्टिकल्स होते हैं, जबकि ये कह रहा है वेव फॉर्म में होती है, तरंग प्रकृति की होती है। तो बाद में तो इसमें मैक्सवेल ने बताया, मैक्सवेल लिख लूं, मैक्सवेल ने बताया कि ये क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। हाइगेन ने बताया कि तरंग प्रकृति की होती है। बाद में तरंग भी तो अलग अलग चीजें होती है ना, अलग मतलब अलग अलग प्रकृति की होती है तरंग भी, जैसे मैकेनिकल वे होती है, यांत्रिक तरंगे होती है, अयांत्रिक तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, चुंबकीय तरंगे होती है ना। तो मैक्सवेल ने बताया कि क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसी में आ गया तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति में सबसे पहले मैक्सवेल ने क्या बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, और जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कणीय प्रकृति, न्यूटन ने बताया कणीय प्रकृति होती है, और कणीय में मतलब जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फोटोन। ये किसने बताया, आइंस्टीन ने। जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटोन। ये किसने बताया, आइंस्टीन ने सबसे पहले, आइंस्टीन ने फोटोन। तो फोटोन क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स फॉर्म में होती है, मतलब पार्टिकल हो गए, एनर्जी का बंडल होता है ना जो, उसको बोलते हैं पार्टिकल्स, फोटोन बोलते हैं। एनर्जी का जो बंडल होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म में होते हैं, उनको बोलते हैं फोटोन। ये आइंस्टीन ने बताया सबसे पहले। उतार लिया ये वाला। अब फिर ये कंफ्यूजन हो रहा था, कोई कह रहे पार्टिकल फॉर्म में है, कोई कह रहे मतलब तरंग प्रकृति का है, तो किसकी माने सही हम। तो बाद में एक साइंटिस्ट आया, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली, उसने क्या बताया कि जो लाइट है वो द्वैत प्रकृति का होता है, ड्यूअल नेचर का होता है, पार्टिकल्स फॉर्म में भी होता है और मतलब तरंग प्रकृति, दोनों नेचर होते हैं उसके। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे इसको, तो इसको सही लिख देती हूँ। तो एक साइंटिस्ट आया, फिर उसने बताया, डी ब्रोगली, उसने बताया कि इसकी द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है इसका। द्वैत प्रकृति का मतलब है कि ये कभी तो पार्टिकल फॉर्म में काम करती है और कभी होती है तरंग प्रकृति। कणीय और तरंग दोनों गुण होते हैं इसमें। डी ब्रोगली, उसने जैसे कोई कह रहा है कि अगर दो व्यक्ति है, तुम दोनों यहाँ पे है ना, एक है तुम में से न्यूटन है, दूसरा है यहाँ पे हाइगेन है, तुम दोनों में से, तो तुम कह रही हो कि न्यूटन कह रहा है कि इसकी कणीय प्रकृति है, जबकि जो हाइगेन है वो कह रहे हैं तरंग प्रकृति है। आप दोनों में से सही कौन सा है, तुम आपस में लड़ोगे ना कि वो कह रहा है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आया, तीसरा साइंटिस्ट, इसका नाम है डी ब्रोगली। तो वो कह रहे हैं तुम लड़ो मत, मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या है। उसने जब सारी चीजें रिसर्च करी तो वो बता रहा है कि दोनों ही प्रकृति है, तरंग प्रकृति भी है और कणीय प्रकृति भी है। कभी लाइट तरंग की तरह बिहेव करती है और कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। तो अभी हम देखेंगे कि किस टाइम पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और किस टाइम तरंग की तरह बिहेव करती है। कौन सी घटना तरंग प्रकृति की है, कौन सी घटना इसकी कणीय प्रकृति की है। तो एग्जाम में क्या पूछेंगे, ये चीजें याद रखना। इसके साथ में आगे देखेंगे कि उसमें एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछेगा कि 3-4 चीजें दे देंगे, जैसे अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देंगे तुम्हें और उनमें से पूछेंगे कि कौन सा इसका कणीय प्रकृति है, कौन सी इसकी तरंग प्रकृति बता रहे हैं। तो ये वाला उतार लिया। तो डी ब्रोगली समीकरण लिखो। डी ब्रोगली ने बताया द्वैत प्रकृति होती है, तो डी ब्रोगली ने एक समीकरण दिया, क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, डी ब्रोगली समीकरण, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, पी 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 ये लैम्डा इसको बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ऐसे करके, ये लैम्डा और इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ये सिंपल है, मतलब तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ होती है ना, तरंग दैर्घ्य, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। सिंपल है ये, अलग अलग।
और ये h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट है एक तरह का ये। और जो p है, यहाँ पे ये क्या है, संवेग, मोमेंटम। पढ़ा है ना मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी। हाँ, p इक्वल टू होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। ये समीकरण याद रखना, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। अब करंट एरिया क्या होता है, जैसे ये वेव है, ये कोई वेव है। अब इसमें करंट एरिया क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी। जैसे ये वेव है, तो जो इसका तो मैक्सिमा है ना वेव का, और इसका ये दूसरा मैक्सिमा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, वो हो गया तरंग एरिया। तरंग एरिया क्या, वेवलेंथ क्या होगी, दो मैक्सिमा या दो मिनिमा, ये और ये मिनिमा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, या तो दो मैक्सिमा या दोनों मिनिमा, इन दोनों की डिस्टेंस होगी तरंग एरिया। तो तरंग एरिया क्या है, एक तरह से क्या है, दूरी, दूरी है ना दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो किस में मेजर करेंगे तरंग एरिया को, दूरी को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो किस में मेजर करेंगे इसको, मीटर में। उतार लिया, तुम लोगों को दिख रहा है। अब जो प्लांक कांस्टेंट है h, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। प्लांक स्थिरांक h की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर 34 जूल सेकेंड। इसका जो मात्रा क्या होता है, जूल सेकेंड, -34 जूल सेकेंड में। मात्रक भी याद रखना, जूल सेकेंड होता है इसका। हटा दो ये। अब जो हमने फोटोन देखा था ना अभी, जो आइंस्टीन ने फोटोन बताया था अपना, फोटोन क्या होता है, एनर्जी का बंडल होता है। पार्टिकल्स को कहते हैं ना फोटोन, जो एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटोन कहते हैं। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू, ये होता है न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। और ये होती है, ये तो स्थिरांक हो गया, h तो न्यू होती है आवर्ती। तरंग दैर्घ्य को बोलेंगे लैम्डा और आवर्ती को बोलेंगे न्यू। ऐसे लिख लो न्यू, v की तरह से लिखते हैं इसको, थोड़ा सा अलग लिखते हैं ऐसे v से। ये एक फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हुआ, क्योंकि ना अभी ये सारी चीजें क्या आ रही है, फैक्चुअल चीजें आ रही है, इसलिए बोरिंग लग रहा है। लेकिन जब आप अपवर्तन वगैरह देखेंगे ना, तब इतना बोरिंग नहीं लगेगा ये चीजें। लेकिन अब अगर इनके बिना डायरेक्ट अपवर्तन और ये रिफ्लेक्शन वगैरह तुम्हें पढ़ाऊंगी ना, तो समझ नहीं आएगा उस टाइम। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू। h हो गया प्लांक कांस्टेंट, न्यू हो गया उसकी आवर्ती। आवर्ती क्या होती है, तरंग दैर्घ्य हो गया दो मैक्सिमा दो मिनिमा के बीच की डिस्टेंस, या तो दो मैक्सिमा के बीच की या दो मिनिमा के बीच की डिस्टेंस। अब आवर्ती क्या होती है, प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या। जैसे एक सेकंड में ये वेव है, ऐसे एक पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट, एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी बार गुजरती है, एक सेकंड में यहाँ से कितनी बार गुजरती है एक पॉइंट, या फिर ऐसे मान लो कि अपना हाथ है, एक सेकंड में कितनी बार ऐसे उतर पा रहा है, ये हो गया उसकी आवर्ती। और जो आवर्ती होती है न्यू, इसको लिखते हैं c बाई लैम्डा। आवर्ती का तो होता है वेग, लाइट का वेग, बटन तरंग दैर्घ्य, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा। c हो गया प्रकाश का वेग, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है ना, उसको c से डिनोट करते हैं। c हो गया प्रकाश का वेग, लाइट का वेग अपॉन तरंग दैर्घ्य लैम्डा।
आवर्ती होती है ये। तो इसको अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगा, h की जगह h आ जाएगा। अगर न्यू की जगह लिखेंगे क्या लिखेंगे, c बाई लेमडा, c बाई लेमडा। एनर्जी क्या हो गई, एक तो एनर्जी का सूत्र क्या हो गया, इक्वल टू एच न्यू प्लांक के स्थिरांक इनटू आवर्ती, दूसरा हो गया इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा। अब जैसे एक क्वेश्चन देते हो करो तुम इसी सूत्र का यूज करते हुए ऐसे ही का, यदि तरंग दैर्ध्य लेमडा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी एनर्जी निकालो इसकी। यहाँ तरंग दैर्ध्य दे रखा लेमडा 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में कितना होता है मीटर, लिखा था ना 10 की पावर -10, ये होता है एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ लेमडा कितना हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कैसे लिख देंगे 6000 10 की पावर -10, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 10 की पावर 6000 है तो उसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -10, तो कितना आ गया 6 इंटू 10 की पावर -8 मीटर हो गया ना। तो तरंग दैर्ध्य अभी कितना आ गया 6 इंटू 10 की पावर -8। समझ आया कैसे है ये, नहीं है। यहाँ पे कितना दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। जो एंगस्ट्रॉम है ना ए के ऊपर डॉट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसका मान कितना होता है ये पहले लिखाया हुआ है, अगर चलो अब तुम लोग नए हो तो तुम्हें नहीं पता। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर, ये नोट करके लिख लो। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो अभी कितना देगा 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 का क्या हो गया 6000 इंटू एंगस्ट्रॉम की जगह क्या लिखेंगे 10 की पावर -10। अब 6 यहाँ पे कितने हैं, 6 के आगे 3 जीरो है ना, तो 6 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर -10, तो ये एक में माइनस है एक में प्लस है, तो क्या हो जाएगा -8। तो कितना आ गया 6 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। तो ये अपने पास है वेवलेंथ, ये दे रखी है वेवलेंथ। अब पूछा क्या है इसने एनर्जी। एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या बताया था, जब वेवलेंथ दे रखी हो तो एनर्जी क्या होती है एच न्यू। जब आवर्ती दे रखी हो तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब वेवलेंथ दे रखा हो ना तब ये लगाना है एच सी बटा लेमडा, एच सी बटा लेमडा। आवर्ती दे रखी हो तब एच न्यू, और जब वेवलेंथ दे रखी हो तरंग दे रहे तब एच सी बटा लेमडा। तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी होती है, स्थिरांक है ना एच, तो एच इक्वल टू कितना होता है 6.62 10 की पावर -34 इंटू, और सी की वैल्यू कितनी होती है, लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 बटा वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ कितनी है अभी 6 इंटू 10 की पावर -8। इसको सोल्व कर लेंगे तो जितनी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एनर्जी। सोल्व करना आता है ये नहीं वाला, कर लोगे क्या इसको सोल्व, पावर में चेंज करना, पावर को काटना आता है ना। अगर से यहाँ पे ये 6.6 दो तो इसको मान लो 6.6 ना, और ये 3 तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 3 इंटू अब कितने 10 की पावर -34 और कितने 10 की पावर 8 बटे में कितने 6 इंटू 10 की पावर -8। तो अब ये देखो एक ऊपर कितने हैं 10 की पावर -34 और प्लस 10 की पावर 8, तो कितना हो गया -34 प्लस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा -26। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, ये तो एक साथ गुणा हो जाएगा 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी -26 बटा 6 इंटू 10 की पावर -8। तो ये 7 है माइनस, सेम वाले कट जाते हैं ना ऊपर नीचे, या भी माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -26 प्लस 7 कितना हो गया -19 तो कितना आ जाएगा ये 6.6 इंटू 3 बटा 6 इंटू 10 की पावर -19। अब 6 से ये 6.6 तो कितनी बार घटेगा 1.1। अब 3 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3.3 इंटू 10 की पावर -19
ये हो गया एनर्जी। एनर्जी को किसमें मापते हैं? जूल में। या मैं इसकी आवर्ती की लगा दूं, एनर्जी को जूल में मापते हैं। लिखा था ना मात्रक पहले, एनर्जी का क्या मात्रक होता है, कार्य का क्या होता है, दोनों का जूल होता है, तो ये जूल में मापते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और आवर्ती का मात्रक निकालो। आवर्ती, आवर्ती का वैसे होता है हर्ट्ज एच, लेकिन वैसे क्या होगा, क्या होता है? सी बटा लैम्डा आवर्ती। तो सी क्या हो गया? लाइट होगी ना, लाइट का वेग। वेग में किसको मापते हैं? मीटर पर सेकंड। और लैम्डा को किसमें मापते हैं? मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया? सेकंड इनवर्स। तो आवर्ती का मात्रक क्या हो गया? सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज में। ये समझ आया? तो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। एनर्जी आएगी 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब समझ आया? ठीक है, हटा दूं। अब जो लाइट होती है, प्रकाश, उसमें दो चीजें हमने देखी ना, एक होती है कणीय प्रकृति, दूसरी है तरंग प्रकृति। तरंग। तो अब कौन कौन सी मतलब चीजें तरंग प्रकृति में आती है, कौन सी चीजें कणीय प्रकृति में आती है, ये वाला देखो। तो कणीय में क्या क्या आती है? कणीय प्रकृति में आती है तीन चीजें: प्रकाश, विद्युत प्रभाव, दूसरा आता है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, तीसरा है कर्षणिका, ब्लैक बॉडी। तो कणीय प्रकृति में तीन चीजें आएगी: प्रकाश, विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और एक आती है कर्षणिका। ये तीनों चीजें उसकी कणीय प्रकृति को दिखाती है, लाइट की कणीय प्रकृति को। इसके अलावा जो भी चीजें आएगी, जैसे मान लो क्या क्या चीजें, एक है परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण, ध्रुवण, पोलराइजेशन, ध्रुवण है, ध्रुवण, परिकिरण, एक है व्यक्तीकरण, एक है विवर्तन। यहाँ पे लिख लो विवर्तन। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है तुम लोगों के लिए, यहाँ पे सीईटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। उसमें पूछेंगे कि कौन सी प्रकृति कणीय प्रकृति की है, कौन सी इसकी तरंग प्रकृति को दिखाता है, नेचर को दिखाता है। तो कणीय में याद रखना तीन चीजें: प्रकाश, विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और कर्षणिका। ये क्या है? इसके कणीय प्रकृति को दिखाते हैं। और इसके अलावा परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, परिकिरण हो गया, व्यतिकरण, डिफ्रेक्शन पढ़ा था ना, डिफ्रेक्शन होता है, डिफ्रेक्शन, विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, ये सारे क्या होते हैं? तरंग प्रकृति को दिखाते हैं। तो अभी बताओ लाइट के बारे में क्या क्या पढ़ा, पहले ये बता के जाओ क्या क्या चीजें याद है आप लोगों को। लाइट की प्रॉपर्टी बताओ। फोटोमीटर, कैंडेला, ज्योति तीव्रता। ऐसे याद रख लेना, ज्योति का अलग से लक्स, या फिर ऐसे भी याद रख लेना जैसे ज्योति है, ज्योति में क्या आता है? लक्स है ना, ज्योति में 3 वाट है, लक्स में क्या है? 3 वाट है, क्योंकि 2.5 वाट हो गया, इसमें भी 2.5 है ना। अब ज्योति तीव्रता है, उसमें ज्यादा है ना इससे, तो कैंडेला में क्या होता है? ज्यादा होता है। तो कैंडेला इसमें ज्यादा वाट है, तो कैंडेला में भी ज्यादा वाट है। तो ज्योति में जितने हैं उतने उसके मतलब उस मात्रक में आ जाएंगे। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा ऐसे। सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है? उसके बाद में
फिर सेकंड, अगर गैस फॉर्म में पूछे तो गैस, लिक्विड और फिर सॉलिड। और लाइट की स्पीड निर्वात में कितनी होती है? सबसे पहले किसने खोज करी लाइट की स्पीड की? किसने? 1676 में। और लाइट की कितनी प्रकार, लाइट के कैसे नेचर होते हैं? रैत प्रकृति होती है, कणीय, और उसकी होगी तरंग प्रकृति। कण के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तरंग प्रकृति। फोटोन किस चीज का है? कणीय प्रकृति का। किसने बताया फोटोन के बारे में सबसे पहले? और विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में किसने बताया? मैक्सवेल ने। और इसका ड्यूल नेचर किसने बताया? रैत प्रकृति, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने, उसने बताया कि दोनों ही नेचर है, कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी वेव की तरह बिहेव करती है। तो पार्टिकल में कौन से ये तीन इफेक्ट है जिनमें पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, बाकी जो भी है उनमें सारे वेव नेचर है। ठीक, यही सब चीजें। और इसकी एनर्जी देखी हमने कितनी होती है? E = H न्यू, H सी बाई लैम्डा। और डी ब्रोगली समीकरण, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू H/P। यहाँ पे तो लैम्डा इक्वल टू H/P है। अब ये डी ब्रोगली ने दिया ये वाला समीकरण। अब इसमें ना इस वाले समीकरण में देख के बताओ कि कौन सा उसका पार्टिकल नेचर बता रहा है, कौन सी चीज उसकी मतलब तरंग नेचर बता रहा है। जो वे तरंग दे रहे हैं ये उसका तरंग नेचर बताते हैं। और जो पी है ना मोमेंटम, उसमें क्या होता है? मास आता है। तो जिसमें मास आता है वो पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल का हमेशा मास होता है। और जबकि जैसे जो फोटोन है ना, ये जो तरंग में होता है मास नहीं होता, मतलब इस तरीके से याद रख लेना। तो इसमें मास है वो हो गया उसका पार्टिकल नेचर। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, उसके बाद में पढ़ेंगे थोड़ा। अब देखेंगे कलर क्या होता है। कलर, रंग। ठीक है, तो कलर में क्या आएगा? कलर अपने पास कितने होते हैं? 3 प्रकार के कलर होते हैं। पहले प्राइमरी कलर, प्राथमिक। दूसरा है सेकेंडरी कलर, द्वितीय कलर। और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री, पूरा कलर। तो कलर 3 प्रकार के हो गए, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब प्राथमिक कलर, द्वितीय कलर, और एक हो गया द्वितीय, और तीसरा हो गया पूरा कलर। पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंड पूरक। प्राथमिक क्या होता है? जो किसी और की हेल्प से ना बने हो, वे कलर जो किसी और की हेल्प से ना बने हो। वे कलर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड पूरक। कलर 3 टाइप के हो गए, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, कॉम्प्लीमेंट्री। तो प्राइमरी कलर क्या होते हैं? वे कलर जो किसी और की हेल्प से ना बने हो। तो अपने पास 3 कलर है जिनको हम प्राइमरी लेते हैं। पहला आर है रेड कलर, जी है ग्रीन कलर, और बी है ब्लू कलर। ये तीनों क्या है? प्राइमरी कलर। रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू, ये क्या है? प्राइमरी कलर है। रेड, ग्रीन और ब्लू। जो रेड कलर होता है, ग्रीन और ब्लू कलर होता है, इसमें कोई कलर मिक्स नहीं होता, तो इसलिए इनको हम प्राइमरी कलर बोलते हैं, कि इनमें कोई भी कलर मिक्स नहीं होता। अब द्वितीय कलर क्या होता है? जो सेकेंडरी कलर क्या होते हैं? जो प्राइमरी कलर की हेल्प से बने, वो सेकेंडरी कलर कहलाते हैं। जैसे और रेड और ग्रीन के मिक्स से क्या बनेगा? येलो कलर। रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन से क्या बनेगा? येलो कलर। 3 कलर हो गए, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये हो गए प्राइमरी कलर, मतलब इनमें कोई भी कलर मिक्स नहीं होता, ये किसी की हेल्प से नहीं बने होते। सेकेंडरी कलर होते हैं जो दो या दो से अधिक प्राइमरी कलरों से मिलकर बने हो। तो जो रेड, अगर रेड और ग्रीन कलर को मिलाएंगे तो कौन सा कलर मिलेगा हमें? येलो कलर। अब रेड और ब्लू कलर को मिलाए तो मैजेंडा कलर मिलेगा। यहाँ पे मैजेंडा कलर देख लेना, मैजेंडा कलर सर्च कर लो कैसा होता है।
और ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो पीकॉक ब्लू कलर मिलेगा। पीकॉक ब्लू, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करेंगे तो कौन सा मिलेगा? पीकॉक ब्लू। इसको बोलते हैं सियान कलर। हाँ, सियान कलर भी बोलते हैं इसको, सियान कलर। तो सेकेंडरी कलर सियान। तो सेकेंडरी कलर कितने हो गए? रेड और ग्रीन को मिक्स करने पर कौन सा होएगा? येलो कलर। रेड और ब्लू को मिक्स करोगे तो मैजेंडा कलर, और ग्रीन और ब्लू को मिक्स करोगे तो पीकॉक ब्लू या सियान कलर। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख लो, रेड प्लस ग्रीन तो कौन सा है? येलो कलर। दूसरा है रेड प्लस ब्लू कलर, तो इसे आ गया मैजेंडा। तीसरा है ग्रीन प्लस ब्लू कलर, तो आ गया पीकॉक ब्लू। रेड और ग्रीन को मिक्स किया तो येलो कलर आ गया, ग्रीन और ब्लू को मिक्स किया तो पीकॉक ब्लू कलर आ गया, रेड और ब्लू को मिक्स किया तो मैजेंडा कलर। ये आता है सेकेंडरी कलर। सियान कलर मतलब पीकॉक ब्लू को सियान कलर भी बोलते हैं। पीकॉक ब्लू मतलब पीकॉक जिस कलर का होता है ना ब्लू कलर में, वो पीकॉक ब्लू हो गया। तो ये बनता है ग्रीन और ब्लू कलर के मिक्स से। तो यहाँ पे एग्जाम में आता है यहाँ से कि रेड और ग्रीन को मिक्स करोगे तो कौन सा कलर आएगा? येलो कलर। और ग्रीन और ब्लू को करोगे तो पीकॉक ब्लू। रेड और ब्लू को करोगे तो मैजेंडा कलर। और ये कौन से कलर है? सेकेंडरी कलर। एक आता है, तीसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कलर। तो पूरा कलर में क्या होगा? पूरा कलर क्या होता है? ऐसे दो कलर जिनको मिक्स करने पे हमें व्हाइट कलर मिले। पूरा कलर हो गया कि अगर ऐसे दो कलर जिनको मिक्स करने पे हमें व्हाइट कलर मिले तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरा कलर कहलाते हैं। जैसे अगर रेड में तुम पीकॉक ब्लू कलर, जैसे इसको और इसको, इस दोनों को मिक्स करने पे क्या आता है? पीकॉक ब्लू। तो रेड में अगर पीकॉक ब्लू ये वाला मिक्स करोगे तो हमें क्या मिलेगा? व्हाइट कलर। और अगर ग्रीन में मैजेंडा कलर मिक्स करोगे ना तो आएगा व्हाइट कलर। और ब्लू में अगर येलो करो तो भी आएगा व्हाइट कलर। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे रेड के सामने कौन सा कलर है? पीकॉक ब्लू है ना। यहाँ पे रेड के सामने कौन सा है? पीकॉक ब्लू। तो रेड और पीकॉक ब्लू को मिक्स करें तो कौन सा आएगा? व्हाइट कलर आएगा। और अगर ग्रीन के सामने कौन सा है? मैजेंडा। तो ग्रीन को और मैजेंडा को मिक्स करोगे तो क्या आएगा? व्हाइट कलर आएगा। और ब्लू के सामने कौन सा है? येलो कलर। तो येलो और ब्लू को मिक्स करोगे तो आएगा व्हाइट कलर। तो दो कलर को मिक्स करने पर अगर व्हाइट कलर आए तो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पूरा कलर। तो अपने पास तीन टाइप के कलर हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और पूरा कलर कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइमरी हो गए तीन कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिनमें कोई कलर मिक्स नहीं होता। सेकेंडरी हो गया तो दो या दो से अधिक प्राइमरी कलर से मिलकर बने तो हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या? रेड और ग्रीन को मिक्स करने पे येलो, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करने पे पीकॉक ब्लू, और रेड और ब्लू को मिक्स करने पे मैजेंडा। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मतलब दो कलर को मिक्स करने पर अगर व्हाइट कलर आए तो हो गया एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। अब रेड और मैजेंडा को मिक्स करेंगे तो व्हाइट कलर आएगा। तो रेड का पूरा कलर कौन सा हुआ? मैजेंडा। और ग्रीन का कौन सा हुआ? नहीं सॉरी, रेड का हुआ पीकॉक ब्लू और ग्रीन का होगा मैजेंडा। क्योंकि ग्रीन और मैजेंडा को मिक्स करोगे तो क्या आएगा? व्हाइट। और ब्लू और येलो को मिक्स करोगे तो व्हाइट कलर। मतलब इनके सामने देखना, रेड के सामने कौन सा है? पीकॉक ब्लू। ग्रीन के सामने कौन सा है? मैजेंडा। और ब्लू के सामने क्या है? येलो। तो ये दोनों कलर मिलके क्या देंगे? व्हाइट कलर। तो जिनसे व्हाइट आए वो दोनों एक दूसरे के पूरा कलर कहलाएंगे। बता लिए। अब जो अपनी व्हाइट लाइट होती है उसमें कितने कलर होते हैं? जो अपनी व्हाइट लाइट होती है ना, प्रकाश, उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं ना व्हाइट लाइट में, प्रकाश में। व्हाइट लाइट जो श्वेत प्रकाश होता है ना, श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश ही तो है। उसमें क्या होता है? 7 कलर होते हैं। सात कलर होते हैं ना इसमें व्हाइट लाइट में। विप और से याद करते हैं उनको, लेकिन इसमें 7 कलर होते हैं।
अब अगर कोई मान लो ब्लू कलर की ग्रीन कलर है, अगर ग्रीन कलर की कोई वस्तु है उस पर हमने लाइट डाली, व्हाइट लाइट डाली हमने, तो हमें कैसी दिखाई देगी? वो ग्रीन ही ना। तो ग्रीन कलर की वस्तु या फिर रेड कलर की कोई भी ले लो ना, उस पर अगर व्हाइट लाइट डालोगे तो हमें कैसी दिखाई देगी? जैसा उसका कलर है। अगर ग्रीन कलर की है तो ग्रीन कलर, रेड कलर की है तो रेड कलर। तो ये आ गया ग्रीन कलर। और अगर ग्रीन कलर की कोई वस्तु है और उस पे हमने ग्रीन कलर की लाइट डाली, हरे कलर की लाइट डाल दी हमने उस पर, तो तब भी कैसी दिखाई देगी? वो ग्रीन ही। जैसे मान लो ये बोतल है तुम्हारी ना, बोतल पे अभी तो जैसे ये येलो कलर की बोतल है ना, तो येलो कलर पे अगर तुमने व्हाइट लाइट डाली तो कैसी दिखाई देगी? येलो कलर ही। येलो पे अगर तुमने येलो लाइट डाली तो कैसी दिखाई देगी? येलो ही। लेकिन अगर उसके अलावा कोई दूसरा कलर की लाइट डाल दी, तुमने येलो पे अगर रेड कलर की लाइट डाल दी तो कैसी दिखाई देगी? ये ब्लैक। अगर तुम व्हाइट लाइट डालोगे और जिस कलर की है वो कलर डालोगे तब तो वो सेम ही कलर की दिखाई देगी। अगर उसके अलावा दूसरे कलर की लाइट डाली तुमने, वो कैसी दिखाई देगी? ब्लैक कलर की। येलो पे अगर तुम दूसरा कलर डालोगे व्हाइट और येलो के अलावा, तो कैसी दिखाई देगी? ब्लैक। रेड पे अगर रेड और व्हाइट लाइट के अलावा दूसरा कलर डालोगे तो ब्लैक। तो अब जैसे ग्रीन कलर है, ग्रीन पे अगर तुम रेड कलर डालो, रेड कलर की लाइट डालोगे तो कैसी दिखाई देगी? वो ब्लैक कलर की। या ब्लू कलर की लाइट डाल ली, ग्रीन और रेड कलर, मतलब जिस कलर की जो भी कोई वस्तु है जिस कलर की, उससे व्हाइट लाइट या उस मतलब कलर की जिस कलर की वस्तु है उस वो कलर डालोगे, वो कलर की लाइट डालोगे या व्हाइट लाइट डालोगे तो वो हमेशा उसी कलर की दिखाई देगी। लेकिन उसके अलावा अगर अलग कलर की लाइट डालोगे तो वो ब्लैक दिखाई देगी। अगर एग्जाम में पूछ ले येलो कलर पे व्हाइट लाइट डालो तो कैसी दिखाई देगी? येलो। या फिर ऐसे पूछ ले जो लाल गुलाब होता है ना, उसको व्हाइट लाइट में रखोगे तो कैसा दिखाई देगा? लाल। अगर उसको रेड कलर की लाइट में रखोगे तो लाल ही। अब अगर उसको येलो कलर की लाइट में रख दिया तो कैसा दिखाई देगा? वो ब्लैक। इस तरीके से एग्जाम में पूछते हैं। कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, उस पर लाइट देंगे तो कौन सी लाइट डाली है उस हिसाब से तुम लगा लेना कि कौन सी मतलब किस कलर का दिखाई देगा। एग्जाम इस तरीके से पूछते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, परावर्तन, राइट है रिफ्लेक्शन। परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन। शीशा में अपने जो शीशा होता है ना दर्पण, उसमें अपना चेहरा देखते हो ना, किसकी वजह से दिखाई देता है हमें अपना चेहरा? उसमें परावर्तन की वजह से। जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है ना अपने पास में, वो हो गया परावर्तन। अगर शीशे पे लाइट डालोगे तो वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी ना अपनी आंखों में, उसकी वजह से हमें दिखाई देती है कोई चीज, तो हो गया परावर्तन। तो परावर्तन में क्या होता है? जैसे कोई प्लेन है, ये प्लेन है और यहाँ से लाइट आ रही है ऐसे, यहाँ पे कोई मान लो कि टॉर्च है, इधर यहाँ से लाइट आ रही है और ये है, और ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है ऐसे। तो ये हो गया इंसिडेंट लाइट। बीच में होता है ऐसे लंबवत होता है, इसमें अभिलंब होता है इसका। तो बीच की लाइन होती है ना, वो हो गया अभिलंब। सही नहीं खिंच रहा, ये लंबवत होता है एकदम। तो ये हो गया, ये तल हो गया जिसमें लाइट इंसिडेंट होती है। ये हो गया इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट मतलब क्या हो गया? आपतित। इसको लिख लो आपतित किरण। रिफ्लेक्शन का मतलब समझ आया ना? जैसे दर्पण पे अगर लाइट गिरी तो रिफ्लेक्ट होकर अपनी आंखों में वापस आती है, तो परावर्तन की वजह से हमें क्या दिखाई देता है? अपना चेहरा दिखाई देता है, फेस दिखाई देता है। तो क्या हो गया? जैसे ये कोई दर्पण हो गया, ये तल हो गया,
इसमें एक परपेंडिकुलर एक अभिलंब हो गया यहाँ पे, नॉर्मल होता है, तो इस नॉर्मल के यहाँ से जैसे लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ से और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई यहाँ पे, तो इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये परावर्तित किरण होगी, परावर्तित या रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया नॉर्मल तुम्हारा विलंब, ये तल हो गया। तो क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आपतन कोण होता है ना, आपतन कोण कौन सा हो गया, जिस वह एंगल जिस पे ये किरण मतलब कि आपतित किरण आती है, ये अभिलंब से कौन होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है ना वो होता है आपतन कोण, या इंसिडेंट एंगल हो गया। इसको डिनोट करते हैं आई से, आई से लिखते हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है आपतन कोण। और ये जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल हो गया ये, इसको डिनोट करते हैं आर से। तो परावर्तन में क्या होता है, एक तल होता है, बीच में अभिलंब होता है परपेंडिकुलर, आपतन कोण पे एक इंसिडेंट रे आपतित किरण आपतित होती है और यहाँ से परावर्तित होकर चली जाती है। अब अगर ये तो मान लो आप ये हो गया, अब दूसरा अगर ऐसी हो, ये तो प्लेन है कोई सतह अपनी, जैसे दर्पण हो गया, ये तो शीशा होता है ना वो है। अगर कोई दूसरी चीज ऐसी हो, खुदरी चीज हो ऐसे, उसमें जैसे लाइट आ रही है, जा रही है लाइट, तो ये और ये क्या सेम है क्या, क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, हाँ आर नहीं निकल रही है, कोई दर्पण है ऐसा मतलब कि ऊपर खबर ऐसी कोई खुदरी सतह है, ये समतल सतह है, ये खुदरी सतह है, तो इस पे लाइट आ रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, लाइट आ रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें क्या डिफरेंस होगा, अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है। अब इसके रूल लिखो, परावर्तन कब होता है, रूल इसके नियम, परावर्तन के नियम किसने दिए थे, स्टोक ने दिए थे, स्टोक के नियम भी बोलते हैं इनको। तो परावर्तन के नियम किसने दिए थे, स्टोक ने दिए थे, एक साइंटिस्ट है स्टोक जिन्होंने ये नियम दिए, उनको वो होते हैं दूसरे, रिफ्लेक्शन होता है वो, स्टोक टैक है, स्नेल वाले होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्शन अपवर्तन, ये है परावर्तन। परावर्तन के नियम स्टोक ने दिए, दो नियम है, पहला नियम लिखो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी और ये हो गया अभिलंब, तीनों क्या होंगे, एक ही तल में, एक ही तल है ना ये वाला, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा लिखो, जो आपतन कोण है ना आई, वो परावर्तन कोण के इक्वल होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों इक्वल होते हैं, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आ दोनों इक्वल होते हैं, ये परावर्तन का सेकंड नियम है, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, आई हो गया इंसिडेंट एंगल, आपतन एंगल, आर हो गया परावर्तन एंगल, दोनों इक्वल होते हैं। परावर्तन तभी होगा जब दोनों इक्वल हो। अब जैसे जो हमने ऐसे ऊपर खबर ली थी ना, उसमें क्या हो रहा था, आपतन कोण और जो परावर्तित कोण था वो बराबर नहीं था, उसमें ऐसे लाइट ऐसे भी जा रही थी ऐसे, मतलब कि ये होता है नियमित परावर्तन बोलते हैं इसको, या परावर्तन, ये होता है अनियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल नहीं होते, इसको विस्तृत या फिर अनियमित परावर्तन। और ये क्या हो गया, नियमित परावर्तन। तो समझ आएगा दोनों में डिफरेंस। तो जो परावर्तन है उसमें उसके दो नियम है, और स्टोक ने दिया दो नियम, याद रखना कौन कौन से हैं,
आपतित किरण, परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये दो नियम है इसके। और एक चीज और लिखो, जो परावर्तन होता है उसमें क्या क्या चीजें मतलब चेंज नहीं होती। परावर्तन की घटना में क्या चीजें चेंज नहीं होती? परावर्तन की घटना में कुछ नहीं बदलता करके लिखो। पहला है तरंगदैर्घ्य, दूसरा है उसका आयाम नहीं बदलता, एम्पलीट्यूड बदलता। क्या चेंज नहीं होता? ना तो उसका वेवलेंथ चेंज होती है, ना उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है, और ना उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। उसका वेवलेंथ भी नहीं चेंज होता, उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होता, और उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती। तो क्या चेंज होता है फिर? ओनली उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। पहले जैसे इस डायरेक्शन में आ रही थी, रिफ्लेक्ट होकर क्या जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ओनली डायरेक्शन चेंज होती है। तो क्या चेंज होगा? डायरेक्शन। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछेंगे कि परावर्तन की घटना में क्या चेंज नहीं होता है या क्या चेंज होता है। तो क्या क्या चीजें चेंज नहीं होती? ना तरंगदैर्घ्य बदलता है उसका, ना आयाम बदलता है, और ना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी तीनों सेम रहते हैं, ओनली डायरेक्शन चेंज होती है इसमें। स्टार मार्क करके लिख लेना ये तीनों चीजें। डायरेक्शन, दिशा चेंज होती है उसकी, ओनली दिशा चेंज हो गई ना, पहले ऐसे आ रही थी वो और रिफ्लेक्ट होके कैसे ऐसे चली गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना उसकी, ओनली डायरेक्शन चेंज होता है। समझ आया परावर्तन? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ठीक है, अब इसके एग्जांपल करो ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके एग्जाम में किस तरीके से पूछेंगे वो चीजें सॉल्व करो तुम। पहला क्वेश्चन है कि आपतित किरण और जो उसका तल है उसके बीच का एंगल कितना है? 35 डिग्री। आप ये चित्र बना लो ऐसे, आपतित किरण और जो उसका तल है उसके बीच का एंगल कितना है? 35 डिग्री। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? परावर्तन कोण फाइंड आउट करना है। इसमें कैसे निकालोगे? हमें क्या गिवन दे रखे हैं यहाँ पे? क्या गिवन है? आपतित किरण और जो तल है उसका उनके बीच का एंगल दे रखा है 35 डिग्री है। अब हमें परावर्तन कोण निकालना है। कैसे निकालोगे? ये वाला एग्जांपल करा रही हूँ, नेक्स्ट वाला तुम खुद करना। तो इसमें क्या करना है? जैसे यहाँ पे 35 डिग्री दे रखा है, ये अभिलंब है यहाँ पे। ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। जो अपने तल और अभिलंब है इसके बीच का पूरा एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अब अपने पास क्या दे रखा है? ऐसे है, ये वाला 35 डिग्री दे रखा है और ये पूरा हमें पता है 90 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 में से 35 गया तो कितना बचेगा? 55 डिग्री। 55 डिग्री। तो ये कितने आ जाएगा? ये वाला एंगल आ जाएगा 55 डिग्री। आपतन कोण कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। क्योंकि हमें पता है ये पूरा एंगल अभिलंब है, अभिलंब से पूरा एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का। और हमें इसका ये 35 डिग्री दे रखा है, आपतित किरण और नीचे तल के बीच का एंगल 35 डिग्री। अब ये वाला एंगल निकालना है, तो पूरा 90 है, उसमें से पता है 35 डिग्री दे रखा है, तो बचेगा कितना? 55। तो 55 कितना हो गया? आपतन कोण। आई हो गया ना? अभिलंब और अभी बताया था ना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एंगल आपतन कोण। आपतन कोण कितना आ गया? 55 डिग्री। अब हमें पूछा क्या है? परावर्तित कोण। ये हो गया परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का एंगल परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण कितना होगा बताओ? 55। क्योंकि ये परावर्तन का नियम है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे दोनों, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? बराबर। तो अब हमें आपतन कोण पता चल गया, तो परावर्तन कोण अपने आप बता देंगे ना। तो परावर्तन कोण कितना हो गया?
55। तो ये इस तरीके से देंगे और मतलब ऐसे। तुम लोगों को समझ आया? अब दूसरा वाला करूं। ये पूरा दे रखा है 66 डिग्री और ये वाला पूछा है x। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल है 66 डिग्री और हमें फाइंड आउट करना है आपतित किरण और जो तल है उसके बीच का एंगल निकालना है। बताओ कितना आएगा? देखो किसका आ रहा है? एक आ रहा है 57 डिग्री। हाँ, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल है I प्लस R। कितना हो गया? 66। निकालो, इजी है एकदम। कैसे आएगा चॉइस? यहाँ पे देखो ये I है और ये क्या है? R। तो I प्लस R इक्वल टू कितना दे रखा है? 66 डिग्री। दोनों 66 दे रखे हैं ना, और I और R क्या होते हैं? दोनों बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? I प्लस R को भी क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो गया? 66 डिग्री। अब 2I, एंगल ऑफ 2I इक्वल टू क्या हो गया? 66। तो एंगल ऑफ I कितना आ गया? 66/2। तो कितना आ गया? 33 आ गया ना। अब हमें निकालना क्या है? x निकालना है। पूरा एंगल ये हमें आ गया अपने पास, ये वाला एंगल I इक्वल टू हो गया 33 डिग्री, R इक्वल टू हो गया 33। क्योंकि दोनों बराबर है तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। अब 90 में से 33 किया तो कितना आया? 90 माइनस 33 तो आ गया 57 डिग्री। 57 डिग्री। क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं तो ये जो टोटल एंगल होगा ये 66 डिग्री दे रखा है ना, दोनों का है तो दोनों बराबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों में आधा आधा हो जाएगा ना, आधा इसका बराबर है। तो ये 33 और ये अभिलंब और तल के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और 90 हो गया ना, तो 90 में से 33 किया तो ये कितना बचेगा? 57 डिग्री, जितना ये बचेगा। ये पहले वाले में क्या दे रखा था? ये दे रखा था और हमें ये पूछा था। तो अगर कैसे भी आया क्वेश्चन वहां फिर आगे तो तुम सोल्व कर लेना इसको। समझ आया तुम लोगों को सबको? हटा दो इसको, हटा लिया। किरण तुम्हें समझ आ रहा है? कोमल अब LDC 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या हो गया? क्वेश्चन का क्या है? ठीक है, तो LDC 2018 में आया हुआ है। ये क्या है? यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे अभिलंब पर आपतित होती है तो आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान क्या होगा? LDC 2018 में आए हुए हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे अभिलंब पर आपतित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? निकालो, तुम बताओ। ऑप्शन तो दे दूंगी। लो, एक आ गया 20 डिग्री, दूसरा आ गया 0 डिग्री, तीसरा आ गया 50 डिग्री और चौथा लिख लो 90 डिग्री। आंसर क्या आएगा? 0 डिग्री। अभिलंब का मतलब क्या हो गया? ये अभिलंब है
अगर कोई किरण अभिलंब पे आपतित हो रही है ऐसे, तो उसका आपतन कोण क्या होगा? 0, क्योंकि आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? विलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो आपतित किरण भी इसी पे आ रही है, अब विलंब पे ही आ रही है ना अभिलंब, तो दोनों के बीच कोई एंगल ही नहीं है। अगर जैसे ये वाली, ये मतलब तल है मेरा और ये विलंब है, ऐसे ऐसे मानो ये तल है और ये विलंब है। अब कोई लाइट आ रही है, वो सीधे इसी पर आ रही है विलंब पे, तो अभिलंब से कोई एंगल बना रही है, क्यों? 0 डिग्री होगा ना उसका एंगल, अगर विलंब पे आ रही है तो। अगर वो इधर से आती, ऐसे इस डायरेक्शन से आती, तो क्या हो गया? अभिलंब और इसके बीच का एंगल हो गया, वो हो गया आपतन एंगल। ऐसे हो गया ना, जैसे ये। अब ऐसे कोई लाइट आ रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया आपतन कोण। अब एक सीधी इसी पे आ रही है ऐसे, तो 0 डिग्री हो गया। तो ये वाला याद रख लेना कि प्रकाश की किरण सीधे अभिलंब पर आपतित हो तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? 0। हटा दो। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। ये स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है, जिसमें स्टेट पहले क्या दे रखा है? परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम हो गया। आप पूछे प्रकाश के किरण के परावर्तन के लिए सही है। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से देखना है कि कौन सा सही है। पहला है केवल समतल सतह के लिए, दूसरा है केवल अवतल सतह के लिए, तीसरा है केवल उत्तल सतह के लिए, चौथा है उपयुक्त सभी। तो परावर्तन का जो नियम है वो किन किन सतह के लिए होता है? नियमित परावर्तन देखा था ना अभी, लेंस या दर्पण, उनके लिए भी सही है। और समतल सतह, नियमित परावर्तन होता है ना समतल सतह पे, तो पहला ऑप्शन क्या है? केवल समतल सतह के लिए। पूछा है परावर्तन का नियम आपतन कोण, परावर्तन का नियम दे रखा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला केवल समतल सतह के लिए, दूसरा है केवल अवतल सतह के लिए, तीसरा है उत्तल सतह के लिए और उपयुक्त सभी। तो क्या समतल सतह पे भी काम करता है? उत्तल और अवतल के दर्पण के ही रूप है ना, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो इन तीनों पे भी काम करता है। और तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, चारों के लिए मतलब तीनों के लिए उपयुक्त होगा। तो परावर्तन का नियम समतल सतह उत्तल अवतल सब पे काम करता है, बस कोई खुदरी सतह नहीं होनी चाहिए उबड़ खाबड़। लिख लिया? नेक्स्ट वाला लिखो, चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, लिखो। प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के परावर्तन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है। परावर्तन के संबंध में संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दे रखे हैं।
पहला लिखो, प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। पहला कहते हैं प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। दूसरा स्टेटमेंट लिख लिया। दूसरा, तीसरा लिखो, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब चौथा है डी लिखो, अब विलंब व आपतित किरण के मध्य कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अब विलंब व आपतित किरण के बीच का कोण परावर्तित कोण कहलाता है। के बीच का कोण परावर्तित कोण कहलाता है। हाँ, तो अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है केवल ए, बी और डी। इनमें से सही देखना है कौन सा है, केवल बी, सी और डी। तीसरा है केवल सी और डी और चौथा है केवल ए और सी। तो कौन सा होगा? 4 अपने पास है, इनमें से सत्य देखने हैं। प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर टकराती है तो उसके क्या कहते हैं? आपतित किरण। पहला, अच्छा चौथा बता रहे हैं। हाँ, तो प्रकाश की किरण जैसे सतह पर टकराएगी तो क्या होगा? आपतित किरण कहते हैं ना इसको। दूसरा है आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। क्या दोनों एक दूसरे के लंबवत है? ये नहीं, तो दूसरा अपना गलत हो गया। पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये वाला सही है ना, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। चौथा है अब विलंब है आपतित किरण के बीच का एंगल परावर्तन कोण कहलाता है। ये विलंब हो गया। आपतित किरण के बीच का कोण क्या होता है? आपतन कोण। तो कौन सा सही होगा? केवल ए और सी। अब नेक्स्ट वाला लिखो, ये भी एलडीसी 2018 में पूछा गया है। एलडीसी 2018 का, यदि आपतित और परावर्तित किरण के मध्य, यदि आपतित व परावर्तित चौवालीस डिग्री का कोण है, तब परावर्तित किरण है परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य का कोण दोगुना होगा, 2 गुना होगा। क्या क्वेश्चन है? यदि आपतित व परावर्तित किरण के बीच का एंगल कितना है? 44 डिग्री। ये इसी बच्चे के 65% कम बनेगा 65 से कम। इसी के लिए नहीं है ना, इसी के लिए 65 से कम। तो आप लोग आए प्रमाण पत्र लेके आ तो आए प्रमाण पत्र वालों एक आय प्रमाण पत्र सब आपके दे दिए हुए, ये भी आय प्रमाण पत्र हमारे लिए वो आय प्रमाण पत्र सब दिए, ठीक है। ये
जो दिए हुए हैं उनके तो देखने हैं, है ना? 640 डिग्री इससे दीजिए, कोई बात नहीं। मतलब यहाँ देती तो उसका कुछ था। आज तुम्हारे से करवाना होगी क्या? कब तक करवाना होगी? अगर कल एक दो दिन, 2-3 दिन करवाना होगी। ऐसे कोई दिन किसको दीजिए? आयुष्मान बढ़वाना आप बढ़वाई तब मैंने पैसे दिया होगा, ठीक है? तुम चला देंगे, ठीक है? बेटा तेरा जरूर लेके आना। हाँ, और क्या है? तो क्या है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल कितना है? 44 डिग्री। तब परावर्तित किरण व परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य का कोण का 2 गुना होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 22 डिग्री, बी है 44 डिग्री, सी है 66 डिग्री और डी है 88 डिग्री। तो क्या होगा बताओ? पहले देखो क्या गिवन है इसमें। तो ये होगी ना, ये देखो इसमें क्या है, ये अभिलंब है, ये अपनी आपतित किरण है और ये क्या है? परावर्तित किरण। अब इसमें क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का एंगल कितना है? 44। तो ये वाला कितना है? 44, 44 डिग्री। तो आई और आर कितना हो जाएगा इसमें? एंगल ऑफ आर कितना हो गया? 22 डिग्री। अब पूछा क्या है? तब परावर्तित किरण, ये वाली हो गई परावर्तित किरण, वह परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य का, परावर्तित सतह ये वाली होगी, इस पर क्या है? अभिलंब ये। तो परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य का कोण का 2 गुना होगा। इसमें पूछा है ये वाला, इसका 2 गुना। ऑप्शन गलत नहीं है, ये वाला एंगल ऐसे पूछा है, इसका 2 गुना। हाँ, 22 का 2 गुना हो गया। तो क्या है? परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य का कोण का 2 गुना होगा। यही तो, हाँ ऐसे पूछा है कि तो परावर्तित किरण ये वाली और परावर्तित सतह पर अभिलंब ये वाला एंगल है, आप परावर्तन कोण, इसका 2 गुना कितना होगा? 44 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा? 44। मतलब परावर्तन कोण का 2 गुना पूछा है इसमें। थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, अरे यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया तुम लोगों को। ये पूरा एंगल दे दिया 44 डिग्री, तो आपतन परावर्तन कोण कितना हो गया? 22 डिग्री। अब पूछे परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण कौन सी? ये वाली हो गई। अब परावर्तित सतह, तो ये वाली सतह है ना। पर अभिलंब, अभिलंब कौन सा? ये। तो अब परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण कौन सा होता है? परावर्तन कोण। तो इसका दुगुना पूछे ना, का मध्य का कोण का 2 गुना। तो परावर्तन कोण का 2 गुना क्या होगा? 44 डिग्री। तो आंसर आएगा इसका 44 डिग्री। उतारिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और देखो, लिख लो। प्रकाश के एक किरण परावर्तित सतह, प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री का कोण बनाती है। प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री का एंगल, 56 डिग्री एंगल पर आपतित होती है। प्रकाश की एक किरण
परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? क्या हो गया? परावर्तित किरण सतह कौन सी होगी? समतल सतह। परावर्तन सतह कौन सी? ये वाली है। तो सतह के साथ 56 डिग्री का एंगल बनाती है। तो परावर्तन कोण कितना होगा इसमें? कितना हो गया? 34। आ गया 90 डिग्री है टोटल। उसमें से 56 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 34 डिग्री। ये पूरा इसमें दे रखा है परावर्तित किरण और सतह के बीच का एंगल दे रखा है 56 डिग्री, और ये परावर्तन कोण पूछा है। टोटल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर 56 गया तो कितना बचेगा? 34 डिग्री। समझ आया? थोड़ा सा और देखो आगे। विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण विचलन कोण या डेविएशन एंगल। विचलन कोण क्या होता है? ये भी पूछते हैं एग्जाम में। तो जैसे ये समतल सतह है, ये इसका विलंब हो गया, ये कोई किरण आ रही है ऐसे, और ऐसे यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है वापस। अब अगर ये रिफ्लेक्ट ना होती तो कैसे जाती? ऐसे ये जाती ना ऐसे। अगर ये रिफ्लेक्ट ना होती तो विचलन कोण क्या हो गया? जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे इसका डेविएशन कितना होगा? कितना विचलन हुआ? तो ये ओरिजिनल है, मतलब अगर इसका परावर्तन ना होता तो कैसे जाती? ऐसे जाती है। सीधी डायरेक्शन ये हो गई ना इसकी, लेकिन अपनी किरण कैसे गई? परावर्तित होकर ऐसे चली गई। तो परावर्तन का मतलब होता है, या सॉरी विचलन का मतलब होता है कि जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे इसका कितना विचलन हो गया। तो विचलन कौन हो गया? ये वाला, जो आपतित किरण की पोजीशन है उससे और जो परावर्तित किरण है उनके बीच का एंगल। जैसे अगर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट ना होती तो कैसे जाएगी? ऐसे सीधी जाएगी। इस वाली सीधी पोजीशन से आपतित किरण की जो पोजीशन है उससे इसका परावर्तित किरण का कितना विचलन हुआ? ये हो गया विचलन कोण। तो ये हो गया, कितना हो जाएगा इसका मान? इसको लिखते हैं डेल से, ऐसे करके एक सिंबल आता है डेल। तो जैसे ऐसे सोचो, ये वाला ऐसे कोई ऐसे है नॉर्मल से ऐसे, तो अब ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब ये वाली जो आपतित किरण है ऐसे सीधी जा रही है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया ना। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये और ये क्या हो गया? ये आई हो गया, ये आर हो गया। आई और आर इक्वल होते हैं ना, तो ये क्या हो गया? इसको हम 2i लिख सकते हैं ना। तो 180 में से 2i घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? विचलन कोण आ जाएगी ना, ये वाला। अब जैसे ये तुम्हारी आपतित किरण ऐसे जा रही है, कोई ये सतह है, तो ये एंगल कितना होता है पूरा? अगर जैसे ये सीधी है तो 180 डिग्री होता है ना, अगर पूरा घुमा के ले तो 360 डिग्री। तो एक साइड का कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ये सीधी रेखा है ऐसे, आपतित किरण अगर तुम्हारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना होती तो ऐसे जाती। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अब इसमें ये क्या है? आपतन एंगल, और ये क्या है? परावर्तन एंगल। ये हो गया आई, ये हो गया आर, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम इसको 2i लिख सकते हैं ना, आर को आई लिख दो तो 2i हो गया। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये है विचलन एंगल। जो परावर्तित किरण है आपतित किरण से कितना डेविएशन हुआ, उसका कितनी विचलित हुई है अपने पथ से। तो ये वाला एंगल निकालना, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से ये दोनों एंगल घटा देंगे ना 2i, तो ये वाला जाएगा। तो 180 माइनस 2i हो जाएगा डेल का मान। विचलन कोण का मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2i। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो उसको। समझ आ रहा है तुम्हें? तुम लोगों को समझ आया? तो एंगल विचलन कोण का मान लिख लो 180 माइनस 2i या 2r भी लिख सकते हो उसको। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो अभी भी पूछ लो। समझ आ रहा है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी।
तो अब बताओ, यदि परावर्तन की घटना में आपतन कोण 50 डिग्री है तो विचलन कोण कितना होगा? यदि परावर्तन की घटना में आपतन कोण 50 डिग्री है तो विचलन कोण कितना होगा? 40 कैसे होगा? विचलन कोण, आपतन कोण 50 डिग्री है तो विचलन कोण कितना होगा? 80 डिग्री आएगा ना। आपतन कोण कितना दे रखा है? 50 डिग्री, तो 50 का दुगना क्या हो गया? 100। इस फॉर्मूले में रखो 180 माइनस 2 इंटू 50, तो कितना आ गया? 180 माइनस 100, तो कितना आ गया? 80 डिग्री। तो विचलन कोण कितना आ गया? 80 डिग्री। इस तरीके से एग्जाम में पूछेंगे कि आपतन कोण देने के या तुम्हें परावर्तन कोण दे देंगे और फिर विचलन कोण का मान पूछेंगे उसमें। तो ये समझ आया? अब दूसरा बताओ, अगर परावर्तित कोण 35 डिग्री है तो विचलन कोण कितना होगा? 110। 180 में 70 गया तो 110, दुगुना कर दो जितना दे रखा है आपतन का, माइनस 180। यहाँ तक किसी को जितना पढ़ा है उसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो।